प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। ये रिविजन जो है ना ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। कई बच्चे तो इसको क्या समझते हैं ना, बफर टाइम समझते हैं कि क्या करेंगे क्लास में ना लेट आएंगे, 15-20 मिनट लेट, यार अभी तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा है यार, अभी तो ये चल। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव 20 मिनट्स 30 मिनट्स दैट वी हैव, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम आगे के नए कॉन्सेप्ट सीखने के पहले तुम्हारे पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को तुम लेके चलते हो। यू रिमेंबर दैट मेमोरी गेम दैट वी यूज्ड टू प्ले, अमेरिका, बेल्जियम एंड कनाडा एंड डेनमार्क, है ना? वो ए के बाद ए बी, ए के बाद ए बी सी। सो दिस इज हाउ वी आर लर्निंग हियर ऑल्सो, कि जब नया हमें टॉपिक शुरू करना है तो हम पहले पुराने टॉपिक्स का एक क्विक रिविजन करेंगे, है ना? करेंगे ना? कूल, चलो लेट्स मूव अहेड, ठीक है? आज का मैं स्ट्रक्चर बता दूं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड तक पढ़ लिया था। आज का जो मेरा सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? प्लीज ध्यान से समझो, दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। होल्ड सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड होल्ड सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टू, एंड द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर अल्ट्रा कॉन्सेप्चुअल, ठीक है? अगर आप इस बात को समझते हो, अगर आप इस बात को पूरी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, तो आप इससे जुड़े किसी भी क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट ही मार्क करोगे, नो डिनाइंग द फैक्ट, राइट? ओके, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? और इसको मेजर करने के दो तरीके, क्या? पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, ठीक है? उसके बाद हम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इंटरप्रिटेशंस होती हैं ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, हम इंटरप्रिटेशंस पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे कि हमारे पास इंटरप्रेट करने का क्या तरीका हो सकता है। एक तो आप सीधे सीधे डिमांड कर्व के थ्रू देख लो, ठीक है? और नेक्स्ट आप देखो किससे, एक टोटल आउटले मेथड होता है, ठीक है? आप उस टोटल आउटले मेथड से समझो क्या कि इंटरप्रिटेशंस क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अगेन व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स आर दोज थिंग्स दैट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ओवर anything, like we had determinants of demand, similarly we have determinants of price elasticity, है ना? इतना पढ़ने के बाद उसके बाद हम दो और तरीके की चीज पढ़ेंगे, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है? तो आज बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होने वाला है क्लास में, बहुत ज्यादा। प्लीज आप लोग अपना पेशेंस बना के रखना, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। नेक्स्ट, और क्या और आता है किसी को इसके आगे? ठीक है, ठीक है? तो ये आज के हमारी क्लास का स्ट्रक्चर है। प्लीज ध्यान दो कि आज की क्लास में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दिस इज व्हाट इज गोना बाइंड ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोना मूव विथ। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्या चीज? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है? जैसे हम ह्यूमंस में होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे, कुछ रिस्पॉन्स होते हैं हमारे, और कुछ रिफ्लेक्सेस भी होते हैं हमारे, राइट? समझ रहे हो? जैसे रिफ्लेक्स क्या होता है, गर्म पानी गिरा, हमारा रिस्पॉन्स कितना क्विक होता है ना? होता है, गर्म पानी जैसे गिरता है हमारे हाथ जलने लग जाते हैं और हम तुरंत से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है? ये हमारा एक तरह का रिस्पॉन्स है, वेरी क्विक रिस्पॉन्स, है ना? नेक्स्ट,
वी हैव, मान लो किसी ने हमें, बहुत ही आम है, आप लोग 11th-12th में ऐसे ऐसे बाहुबली बैठते हैं क्लास में भाई, जिनके एकदम दिमाग गर्म रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी होता था, हमारी क्लास में ना कुछ ऐसे बाहुबली बैठते थे कि जरा सा भी लड़ाई हुई, लो एकदम फट पड़े वो लोग, और आज तो दे कुटाई दे धुनाई चल रही है इंटरवल में सबकी। आप लोग भी किए ही होगे ऑब्वियसली, है ना? हाँ, तो दिस इज व्हाट रिस्पॉन्स। भाई किसी ने हमें कुछ बोला और हमने ऐसा रिस्पॉन्स दे दिया, है ना? घर में मम्मी से जरा सी झगड़ा होता है, मम्मी से जरा सा झगड़ा हुआ, हमारा रिस्पॉन्स लड़कियों का कमरा बंद। लड़कियां सबसे पहले रिस्पॉन्स यही देती हैं, कमरा बंद। इवन जो गर्लफ्रेंड्स भी अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा हो जाती हैं, सबसे पहले क्या, नंबर ब्लॉक, फोन बंद, बात बंद, यही सब रिस्पॉन्सेज होते हैं और क्या। ठीक है, तो व्हाट आर वी रीडिंग हियर इज रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैं हम ह्यूमन नेचर के रिस्पॉन्सेस की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं यहाँ ह्यूमन नेचर के रिस्पॉन्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिवनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मम्मी के भी रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसके रिस्पॉन्स की बात कर रही हूँ? हाँ, बाहुबली के भी रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना? मैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। ठीक है, किस चीज का रिस्पॉन्सिवनेस? डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस। ध्यान से समझो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो बेस ही होता है रिस्पॉन्सिवनेस पे। ठीक है, हाउ डज डिमांड रिएक्ट्स। ठीक है, आपने जो मेरा अभी एग्जाम्पल था ह्यूमन नेचर से संबंधित, उस पर आप देखो कि चाहे वो रिफ्लेक्स हो, चाहे हमारा मम्मी के प्रति गुस्सा हो, चाहे स्कूल के बाहुबली का मुंह तोड़ देने वाला रिएक्शन हो, ठीक है, या फिर गर्लफ्रेंड नंबर ब्लॉक कर देने वाला रिएक्शन हो, बट एवरीथिंग इज अ रिएक्शन टू व्हाट, टू एनी सर्टेन थिंग, राइट, है ना? अच्छा, गर्लफ्रेंड के अच्छे रिएक्शंस भी होते हैं, पता है, बहुत स्वीट होती हैं गर्लफ्रेंड, है ना? जैसे अभी वो पावन दिवस पे आप अपने 2000 रुपए का नोट खर्च करके उसको जूम कार में भी लेके गए, उसके लिए डिनर भी ऑर्गेनाइज किया, उसके फ्रेंड्स को भी रिएक्ट किया, तो बहुत स्वीट रिस्पॉन्सेस भी मिलते हैं ना, है ना? हाँ, ठीक है, लेकिन वापस आ जाओ, चलो मत जाओ, उस दिन को भूल जाओ, 1 साल बाद आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड जो है हमारी, ठीक है, उसमें एक बात को समझो कि डिमांड किसको रिएक्ट करिए, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू व्हाट, टू व्हाट। ठीक है, यही यहां पे हमने पढ़ा था, जो उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं जरा याद दिलाना। प्राइस, ठीक है, जिसको हम पीएक्स बोलते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास प्राइस ऑफ वाई यानी कि रिलेटेड गुड्स का था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनकम थी, ठीक है, और हमारे पास कुछ एडवर्टीजमेंट वाली चीज भी थी। ठीक है, तो अब यहीं पे ये जो अलग अलग इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, ये जो अलग अलग इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, तो इसी से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स दे ब्लूम आउट। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स वी हैव हियर इज, जब ये अपनी प्राइस से रिस्पॉन्स करता है तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जब ये दूसरे के प्राइस से रिस्पॉन्स करता है तो इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जब ये इनकम से रिस्पॉन्स करता है तो इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब ये एडवर्टीजमेंट से करता है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, बट ये एडवर्टीजमेंट से भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ उसको आप सिंपली बोल सकते हो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, और क्या। ठीक है, इलास्टिसिटी अब आप समझ गए व्हाट इज इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस से ही इस ये रिस्पॉन्स व्हाट इज इट रिस्पॉन्डिंग टू। अच्छा, रिस्पॉन्स यहाँ पे अगर आप इस तरह से करना चाहो तो आप इस तरह से पॉइंट्स की तरह लिखो, ठीक है, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्स
responsiveness of what? Of demand to what? To these many number of factors that we have already read in determinants of demand, right? अब आप देखो, अब हम यहीं पे एक चीज को समझेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, जब हम किसी चीज को, मैं कह रही हूँ रिस्पॉन्सिवनेस, अब मैं इसको और आगे अगर इलैबोरेट करूं तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, मतलब कि जो मैं बार बार अभी पीछे जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रही थी और जब हम अभी डिटर्मिनेंट्स रिवाइज भी कर रहे थे, तो बार बार मैं वहां पे एक चीज बोल रही थी कि अगर इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना, तो हमारी किसी गुड्स के प्रति हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर इनकम घटेगी तो हमारी किसी गुड्स के प्रति डिमांड घट जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ क्या होगा, ठीक है। तो आई वाज टेलिंग यू ऑल दिस। नाउ दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज काइंड ऑफ अ practical concept where we measure, what did I say, where we, what do we do, okay let me write here, where we measure का मतलब exactly नापेंगे कि डिमांड कितनी चेंज हुई है ना। जब आप कह रहे हो मैम आप तो हवा में बोले जा रहे हो 3 दिन से कि क्या, कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी डिमांड घट जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाएंगे वो हमारे साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे एंटी चलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ेगी दूसरे वाले की तो हमारे वाले की भी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ मैडम आप जो हवा में बोल रहे हो, जो महान इकोनॉमिस्ट बैठे थे, अरे उन्होंने आपकी बात का कोई बेस भी दिया है या नहीं? तो हाँ बच्चों, ठीक है, उन्होंने आपकी बात का बेस दिया है, और उन्होंने कैसे दिया है कि उन्होंने हमें एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट देके ये प्रूव कराया है कि देखो भाई, देखो बहनों और भाइयों, ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और मेजर कर सकते हैं कैसे? ऑब्वियसली मैम मेजर दिया है तो फॉर्मूला तो होगा ही होगा, क्योंकि और कैसे हम मेजर कर सकते हैं? हाँ बच्चों, फॉर्मूला भी दिया है। बहुत डिमांडिंग किड्स हो तुम लोग को सब कुछ चाहिए, है ना। अब देखो मेजर कर सकते हैं तो फॉर्मूला भी दिया है। अब फॉर्मूला हम कैसे समझेंगे? हम इस डेफिनेशन से ही फॉर्मूला को समझेंगे। क्या? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू व्हाट? टू ऑल दीज थिंग्स। सो व्हेन वी से कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड कितनी चेंज हुई जब हम इनमें से किसी भी एक फैक्टर को चेंज करते हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखो कि जब हम किसी एक फैक्टर की बात करते हैं ना, तो हम बाकी सारे फैक्टर्स को चुप करा देते हैं, एकदम चुप। जैसे घर में पापा आए और पापा के कितने बेटे? 4 बेटे, और चारों बेटों की आपस में चे 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 शुरू हो गई है, और पापा ने बोला सारे चुप, तुम बोलो, फिर सारे चुप, तुम बोलो, सारे चुप, तुम बोलो। तो जब हम लोग यहाँ पे भी इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं सारे चुप और तुम बोलो, फिर सारे चुप और तुम बोलो, ठीक है। तो यानी अदर थिंग्स बीइंग equal, when we measure price elasticity of demand, other things remain equal, other things remain constant, other things do not change, ठीक है ना। when we measure cross elasticity of demand, other things remain equal, other things remain चुप, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसके मैं मेन चीज पे आती हूं, क्या कि जब हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि डिमांड कितनी चेंज हुई जब इसमें से एक भी फैक्टर चेंज हुआ, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है? यहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, जहां मेरा हाथ है वहां तक दिखाई दे रहा है ना आप लोग को पूरी तरह से? ठीक है, चलो। तो जब हम कह रहे हैं कि कितनी चेंज हुई, हमेशा हम उसको ना एक परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट फिगर में हम रिस्पॉन्सिवनेस को नहीं देखते, ठीक है। क्योंकि 5 यूनिट, समझ रहे हो, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखने लग जाएंगे तो हमें हो जाएगी क्या प्रॉब्लम? क्यों हो जाएगी मैडम प्रॉब्लम? क्योंकि प्राइसेस जो है, प्राइसेस में 5 रुपया और क्वांटिटी में 5 किलो, जरूरी नहीं है ना कि सब बराबर हो, या मतलब 1 किलो का 1 हो, ऐसा तो नहीं है, 1 रुपए का 1 किलो या ऐसा कुछ हो, ठीक है ना। सो वॉट एवर द थिंग इज दैट कि वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वाई? बिकॉज परसेंटेज, कोई भी चीज देखो जब आप परसेंटेज में बताते हो ना तो वो ज्यादा क्या होती है?
एक्यूरेट होती है, रिलेटिव होती है, हम एब्सोल्यूट फिगर्स में नहीं बताते। जब भी हम किसी चेंज को, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है वो ये है कि हम यहाँ पे जिस चीज का रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे हैं वो है कि भाई दिस डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू दिस, दिस डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू दिस। तो जब हम किसी चेंज को नापते हैं तो वो हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होता है ना। अगर आज मैं बोल भी दूं कि भाई इंडियाज जीडीपी हैज ग्रोन बाय 1200 crore rupees, that is for example, let us say, ठीक है ना, 1200 crore rupees, how will you understand, how will it show कि क्या चेंज हुआ? ठीक है, जब तक मैं ये नहीं बोलती कि इंडियाज जीडीपी हैज ग्रोन बाय 5%, तो देखो वो परसेंट समझते ही समझ में आ जाता है कि भाई एक बेस होगा जीडीपी का और वहां से नाप के बताया जा रहा है, वहां से नाप के बताया जा रहा है कि 5% वो बढ़ गया है ना। अगर 1200 क्रॉस बोल दूंगी तो क्या पता चलेगा, है ना, करेक्ट। आज हम घर जाके बोलते हैं कि भाई मेरे कितने मार्क्स आए, मम्मी मेरे सिर्फ 400 मार्क्स आए। अरे आगे पीछे तो बताओ, सिर्फ एब्सोल्यूट कोट करके क्या कर लोगे, 400 मार्क्स कितने में से आए, है ना। हाँ, फिर ये कितना परसेंट है, पहले ये तो बताओ, परसेंट कैसे पता चलता है? जैसे हम बताएंगे कि 400 मार्क्स मम्मी 800 में से आए हैं, तब बेटा तुम 50% पे हो। 400 मार्क्स मम्मी 400 में से ही आए, अरे वाह 100%, समझ रहे हो। तो कोई भी चीज जब हम परसेंट में बोलते हैं तब जाके उसकी रियल पिक्चर निकल के बाहर आती है। सिर्फ एब्सोल्यूट 400 बोल देने से तो कुछ नहीं होता, ठीक है। इसलिए जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं या फिर हम कोई भी तरह की इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम वहां पे क्या समझना चाह रहे हैं कि उसकी परसेंटेज चेंज कितनी हुई। तो परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब यहां पे अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो सिमिलरली एक क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ ईदर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना, राइट। अभी हम इसको और डिनोट करेंगे। उसके बाद जैसे हम बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, परसेंट चेंज इन इनकम, यानी कि जब मैम आप बोलते हो इतना चिल्ला चिल्ला के क्या कि इनकम बढ़ेगी तो लग्जरी गुड्स खरीदने की हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो मैम अब आप एक बात बताओ, अब क्या हम इस चीज को मेजर कर सकते हैं? हाँ बेटा आप मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर कर सकते हो कि मैम अब मेरे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मैं देखूंगा कि पहले मैं 5 रुपए कमाता था, अब मैं 10 रुपए कमाने लग गया, ठीक है। तो पहले मैं जो मेरी डिमांड थी वो मान लो मैं कह रही हूँ लग्जरी गुड्स के लिए, पहले मैं 5 रेफ्रिजरेटर खरीद सकता था, आज मैं 18 रेफ्रिजरेटर खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे मेजर करके बता सकती हूँ कि हाँ भाई मेरी डिमांड इलास्टिक है या नहीं, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूले में डाल के समझ के इंटरप्रेट कर सकती हूँ, है ना। एंड सिमिलरली इज योर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी वेर यू हैव परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। जितना ज्यादा खर्चा करते जा रहे हो उसके हिसाब से डिमांड क्या होती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसी चीज को, ठीक है ना, व्हाट एम आई गोना डू इज यू हैव टू राइट इसके नीचे और मैं यहाँ पे मिटा के अब इसके ऊपर लिखूंगी, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसके नीचे लिखते जाना और मैं इसके ऊपर लिखती जाऊंगी। नाउ सी इफ आई पुट सम व्हाट
आई एम पुटिंग सम नोटेशंस हियर एंड आई विल बी यूजिंग इट देयर, ठीक है। माय इनिशियल डिमांड was, let's say, Q1. My new demand, that means after changes, after what change, after any of those change, जिस भी एरेना में हम इसको रखेंगे उस चेंज को हम देखेंगे, ठीक है। तो जब हमारी न्यू डिमांड क्या हो जाती है, Q2, ठीक है। अब प्राइस मान लो पहले मेरे पास था P1 और प्राइस, अब नया प्राइस जो है वो मेरे पास है P2, ठीक है, ओके। अभी इसके आगे भी हम बढ़ेंगे, चलो ठीक है। ये तो हो गया मेरे, इसको मैं एक नंबर डाल देती हूँ A, B, C और D। तो A के लिए मेरे पास ये नोटेशंस हैं, ठीक है। B के लिए मान लो मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, PY बोल सकती हूँ, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मेरा जो भी था, ठीक है, इसको मैं PY, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं इसको लिख दूँ PY1 और न्यू प्राइस जो है, ठीक है, वो क्या हो गया PY2, ओके। सिमिलरली यहाँ दिख रहा है क्या, ठीक है। सिमिलरली मेरी इनकम जो पहले थी वो थी M1 और अब जो न्यू इनकम है वो है M2, ठीक है। और आई होप इसके नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का भी ऐसे ही है, AD1 एंड AD2, राइट। यानी कि हम किस हिसाब से उसको करते हैं वो हमारे ऊपर है, हम क्या नोटेशंस डालते हैं, राइट। अब देखो, अब अगर मैं इस चीज को उसमें फिट करूं, क्या बोलूं, किस में फिट करूं, बताओ जल्दी, ठीक है। मैं इस चीज को इसमें फिट करना चाहती हूं, हमारे फॉर्मूला में, ठीक है। तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड आप कैसे पता करोगे, जो नया डिमांड है माइनस जो पुराना डिमांड था, इसी को हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं, राइट। हमेशा बेस क्या लोगे कि भाई कहां से उठ के वो कहां चला गया, यहां से उठ के अगर वो यहां आ गया, तो अगर मुझे परसेंटेज नापना है कि भाई कितना बढ़ गया, तो हम ऐसे ही ना नापेंगे कि इसका चेंज इसके संबंध में है ना, वही मैंने यहाँ पे किया है into 100. This is what? This is percentage change in demand. And similarly, if we want to do it with price, we can say percentage change in price. कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। अभी मैं इसी में एग्जाम्पल देती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अभी हम इसी में आगे आगे एग्जाम्पल्स के साथ भी करते जाएंगे, एंड सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही हो कि जैसे अगर मान लो मैं यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल बस बता दे रही हूँ, मान लो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 5 किलो से 10 किलो हो जाती यार, ठीक है। मेरी इनिशियल डिमांड थी 500 यूनिट्स की, मेरी न्यू डिमांड है 1000 यूनिट्स की। मेरा इनिशियल प्राइस था 20 रुपीज़, मेरा न्यू प्राइस है 50 रुपीज़, ठीक है। गलत नहीं हो गया, जब प्राइस बढ़ेगी तो हमारी ये चीज घट जाएगी ना, ओके ओके। अब ठीक है, यही दो लॉ ऑफ डिमांड है ना, प्राइस बढ़ी मेरी डिमांड कम हो गई, ठीक है, ओके। अब मेरे पास रिलेटेड गुड्स अगर मान लो मैं सब्स्टिट्यूट के लिए, ठीक है, जब हम इसके आगे आएंगे तो हम इसके आगे उसके नोटेशंस को कर लेंगे, क्योंकि हमें वो लॉ देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं तुम लोग से बोलूं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो तुम लोग सीधे नहीं करोगे कि भाई ये 100 यूनिट कम हो गई है 500 के संबंध में, यानी 20% डिमांड गिर गई है। साफ दिख रहा है कि 20% डिमांड गिर गई है, और प्राइजेस कितने बढ़ गए हैं, 20 से 50 हो गया है, यानी कि 50 - 20, ठीक है, 30 रुपए बढ़ गए किसके संबंध में,
20 के संबंध में, यानी कि 150 गुना हमारा प्राइसेस बढ़ गया है, मतलब 1.5 टाइम्स, राइट, 150%, यानी कि 1.5 टाइम्स मेरा प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसी में आगे बढ़ूं, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी? अच्छा, सेम हैपेंस हियर, पहले तो मैं सेम ये लिख तो दूं, ठीक है, क्या कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? PY, ठीक है। तो क्वांटिटी तो मान लो वही है, और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा? PY1 और PY2, तो यानी PY2 माइनस PY1 अपॉन PY1, है ना, इंटू 100। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये नहीं है, ये तुम लोग को नोटेशंस ऐसे यूज करने की वजह से कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है ना, ओके। तो यानी कि PY मेरा क्या है? मेरा रिलेटेड गुड्स है PY, और ऑब्वियसली उसका नया दाम, उसका पुराना दाम, ठीक है। सिमिलरली इफ यू डू इट फॉर इनकम, अच्छा एक बात ध्यान रखो कि इनकम को M भी दिखाते हैं और Y भी दिखाते हैं पूरी तरह से। आई होप यू रिमेंबर, और इवन यू डोंट रिमेंबर, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और हम नेशनल इनकम वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो हम वहां पे इनकम को Y दिखाते हैं, ठीक है, और हमेशा इनकम को Y दिखाया जाता है। तो यानी अगर मैं भी यहाँ पे Y यूज करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि न्यू इनकम को मैं Y2 बोल रही हूँ और पुरानी इनकम को Y1 बोल रही हूँ। वैसे आप अपनी याद के लिए इसको M1 M2 भी रख सकते हो, ठीक है ना, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है। अगेन क्वांटिटी का चेंज परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है ना, और किसके रिस्पॉन्स में? इनकम के रिस्पॉन्स में, यानी कि मेरी नई इनकम ये है और उसका परसेंटेज मैंने ये निकाल लिया। सिमिलरली मेरा क्वांटिटी का चेंज परसेंटेज में, ठीक है, सिमिलरली मेरा क्वांटिटी का चेंज परसेंटेज में ये होगा, और मेरा नया एक्सपेंडिचर, जैसे पहले मैं मान लो कितना एक्सपेंडिचर करता था एडवर्टीजमेंट पे, लेटेस्ट से कितना, मान लो 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और अब मैं करने लग गया हूं 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो AD एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को बस मैं ऐसे लिख रही हूँ, और यहाँ पे इसको AD1 ही लिखेंगे, ठीक है, तभी तो तुम्हें परसेंटेज पता चलेगा। तो अब आप ये देखो कि ये आपका एक कॉमन फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है ना, विच अप्लाइज टू ऑल ऑफ इट, है ना, ये मेरा एक कॉमन फॉर्मूला चल रहा है। अब आप प्लीज इसी के आगे लिखना, मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ये क्यों कॉमन फॉर्मूला चल रहा है? बिकॉज जो मेरी जो बेस है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो सेम है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू व्हाट? टू प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, दैट इज कॉल्ड cross elasticity. Responsiveness of demand to income of the consumer is called income elasticity, and responsiveness of demand to advertisement expenditure is called advertisement elasticity. इसलिए यहाँ पर जो चीजें हैं, जो notations हैं, वो भले ही change हो सकती हैं, but the concept remains the same. Yes. नेक्स्ट, अब अगर हम इसके आगे बढ़े तो आप प्लीज यहाँ पे इसके आगे लिखो कि अगर मैं इसको बस डिराइव करके लिखना चाहती हूँ, डिराइव करने का क्या मतलब होता है? अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहती हूँ तो देखो ये 100 तो कट जाएगा, ठीक है, 100 कटने के बाद ये हम कैसे करते हैं? ये P ऊपर चला जाता है, Q नीचे आ जाता है ना, तो यानी ये हो जाएगा, इस Q2 माइनस Q1 को मैं डेल्टा Q लिख सकती हूँ, वेयर डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा इज चेंज, डेल्टा इज चेंज, है ना। जब भी Q2 माइनस Q1 लिखते हैं इसका मतलब है कि डेल्टा, ठीक है ना। सिमिलरली डेल्टा T यानी कि चेंज इन प्राइस, उसके बाद ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? मेरा जो मेरे इनिशियल प्राइस था
और जो इनिशियल क्वांटिटी थी। तो तुम अगर चाहो तो तुम इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे भी तुम्हें समझ में आए, ठीक है ना, या तुम सीधे डिराइव कर दो फॉर्मूला को और 100 कट चुका है यहाँ पे। तो दिस इज नॉट अनदर फॉर्मूला, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, प्लीज 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 पे अटेंशन कि दिस इज not another formula but this is just a simplification of the same formula, ठीक है ना। Similarly here we will have change of quantity upon change of related goods का प्राइस into जो भी उसका बेस प्राइस था और जो भी मेरे पास बेस क्वांटिटी थी, क्योंकि हम सब कुछ चेंज एक बेस से लेके चल रहे होते हैं, है ना, एक बेस से लेके हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इनकम, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये इनकम के बेस अपॉन क्वांटिटी के बेस से। When I say base, do you understand कि base means the initial price or the initial demand where we started from, है ना। And similarly change in quantity upon change in advertisement expenses into एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का बेस और क्वांटिटी का बेस। ये क्वांटिटी कैसे इसमें नीचे आ गई ये पता चला, क्यों, क्योंकि ये नीचे आता है और ये ऊपर चला जाता है हमारा, ठीक है। जिनको मैथ्स का अभी इतना बेस क्लियर नहीं है वो प्लीज समझ जाओ कि जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सेम फॉर्मूला दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओके। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, डिराइव हो गया। अब आप एक बात समझो, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझो कि जब भी मेरे पास यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें से इसमें से एक भी वेरिएबल मिसिंग हो, व्हाट आई मीन बाय एक भी वेरिएबल, दीज आर 4 वेरिएबल्स हियर दैट आई हैव, ठीक है। देयर इज अ चेंज ऑफ क्वांटिटी, देयर इज अ चेंज ऑफ प्राइस, देयर इज एन इनिशियल प्राइस एंड देयर इज एन इनिशियल quantity. Now if the institute throws you any question where the institute wants to know what was the base price, what was the base quantity, what is the new quantity and what is the new price, if the institute wants to know what is the new quantity, ठीक है ना, तो हम सीधे इसको क्या बोलेंगे, हम सीधे डेल्टा क्यू निकालने के बाद उसको Q1 में ऐड कर देंगे, because डेल्टा क्यू इज व्हाट, चेंज, डेल्टा क्यू इज दिस, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ आगे समझ जाओगे। अब आप देखो ये मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग मोस्टली क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इसको हमेशा लिखेंगे क्या, अगर मैं लिखती हूँ ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की, प्लीज 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 समझो, और वो ध्यान रखने की बात ये है कि ये हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जब एक चीज गिरती है तो एक चीज बढ़ती है, यानी वन ऑफ द थिंग्स हियर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, एंड वेयर विल यू टेक दैट नेगेटिव साइन, दैट नेगेटिव साइन विल बी स्टक हियर ओनली, वो नेगेटिव साइन तो कहीं जा नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए चलेंगे। यानी जब भी मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा हम उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और हमेशा एब्सोल्यूट फिगर्स पे वर्क करेंगे, है ना, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रहता ही रहता है ना, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देती, मान लो जस्ट सपोज, तो ये चीज बढ़ती, ठीक है, ये चीज बढ़ती, कितनी भी बढ़ती, वही तो हम वहां मेजर करने वाले हैं कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई, है ना। तो जब हम ये चीज को मेजर करते तो ऑब्वियसली अगेन हियर यू विल सी कि Q2 माइनस Q1 तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन P2 माइनस P1 फिर से नेगेटिव आ जाएगा, तो वो नेगेटिव फिगर हमेशा चिपकता है। इसलिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईपी को मेजर करते समय उस माइनस साइन को इग्नोर करते हुए चलते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो इंटरप्रिटेशन मिले वो रिजल्ट्स हमें करेक्ट मिले, है ना। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, तो हम इसको
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे डिनोट करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे डिनोट करते हैं, और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके मैम। अब हम इसमें आगे इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन पहले आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो।